Hello students, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Student, today we are going to discuss about very interesting topic which are related to coordination compound. This is very important for class 12th standard students and those students who are preparing for IIT and NEET level, then this is very important for that type of students. So students, today we are going to discuss about type of stereoisomerism, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. एक्चुअली बच्चों की इसके पहले अभी हम लोगों ने क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जिसमें ये लेक्चर नंबर जो है आई थिंक 15 होगा, लेक्चर नंबर 15 है. और इस लेक्चर नंबर 15 में हम लोग डिस्कस आज करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप के बारे में. इसके पहले हमने आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया कि आइसोमेरिज्म जो है ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है. आइसोमेरिज्म बच्चों मेनली कितने पार्ट में डिवाइड है? मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है. तो जो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है उसका फर्स्ट नेम था स्टीरियो, सेकंड नेम था स्ट्रक्चरल. स्टीरियो के 2 पार्ट थे. फर्स्ट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. उसका हमने कई एग्जांपल देखा और उसके बारे में डिस्कस किया. अब हम सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड है. एक बार नाम जान लीजिए. एक है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और 4th नंबर पे है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को एक नाम से और जान सकते हैं. उसका नाम है आप कह सकते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट को हम हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है पहले आप जान लीजिए. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है तो आप बताएंगे दोस कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टू देयर स्ट्रक्चर. ओके, एंड आप बता सकते हैं डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर, आयंस एटसेट्राज एंड पोजीशन ऑफ अनदर कंपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ लिगेंड्स. तो बच्चों आप बता सकते हो कि आप जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में एक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट हो, डिफरेंट के साथ में जो उसमें लिगेंड हो उनका पोजीशन कुछ डिफरेंट हो. ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें 4 पार्ट को डिस्कस करना है. लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिंकेज आइसोमेरिज्म. सो बच्चों आप लोग जल्दी से हेडिंग नोट करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म. कॉपी पेन उठाइए, जल्दी से नोट करना शुरू करेंगे. लिंकेज आइसोमेरिज्म ऊपर नोट करेंगे जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट सेकंड. पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया. इस पार्ट सेकंड में हम लोग जो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो चलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन, एग्जांपल हम दोनों देखते हैं. सो बच्चों, व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म? देन यू कैन से अबाउट लिंकेज आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स व्हिच हैव same molecular formula but differ in the mode of attachment of a ligand to the central metal atom to the CMA. CMA को कहीं नोट कर लो, बार बार मैं बताता हूँ बेटा. CMA को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम. तो शॉर्ट फॉर्म में आप नोट कर लिया करो भाई, सेंट्रल मेटल एटम. So I repeat again about linkage isomerism. The compound which have same molecular formula but differ in the mode of attachment of a ligand to the central metal atom are called linkage isomerism. इसका मतलब मैं आपको समझाऊं. लिंकेज आइसोमेरिज्म कहता है बेटा द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट, लेकिन जो लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होंगे उनका मोड डिफरेंट होगा. जैसे बेटा NO2 का नाम है नाइट्राइट और यहाँ भी देखो ONO, देखो ध्यान से NO2, एक N 2 O नाम नाइट्राइट, एक N 2 O भाई, एक N 2 O नाम नाइट्राइट, एक N दोनों साइड में O है, यहाँ भी 2 O है, इसका भी नाम नाइट्राइट होगा. तो यह भी NO2, यह भी NO2. अंतर क्या है? इस NO2 में N पहले आया
तो नाम हुआ इसका नाइट्राइट से नाम नाइट्राइटो हो जाएगा, आईपीएससी में बेटा नाइट्राइटो हो जाएगा। तो NO2 को हम कहेंगे N पहले होने के कारण नाम तो नाइट्राइट दोनों है, लेकिन जब हम आईपीएससी में चलेंगे तो वहां नाइट्राइट का नाइट्राइटो हो जाएगा। तो देखिए, तो बेटा NO2 को कहेंगे नाइट्राइटो, ये भी नाइट्राइटो, लेकिन N पहले है तो नाम होगा नाइट्राइटो N, इसमें O पहले है इसलिए इसका नाम होगा नाइट्राइटो O। तो समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, यदि NO2 में से N सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो मोड ऑफ अटैचमेंट N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो NO2 यहाँ NO2 वहाँ, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ N बना रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट N नहीं बना रहा बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट O बना रहा है दोनों NO2, लेकिन दोनों का देखो केमिकल फार्मूला सेम है NO2 बट मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है। यहाँ मोड ऑफ अटैचमेंट सेंट्रल मेटल एटम से N का है और यहाँ मोड ऑफ अटैचमेंट सेंट्रल मेटल एटम से O का है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसका हम लोग बेटा एग्जाम्पल समझते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसके पहले कुछ चीज़ें और भी नोट है, देख लीजिएगा। दिया है केमिस्ट जॉर्जेनसन, तो देखिएगा अभी नोट करिएगा, केमिस्ट जॉर्जेनसन डिस्कवर्ड सच बिहेवियर इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 5 NO2 in bracket closed Cl2. He prepared two different pentamine cobalt third chloride each containing the NO2 group, जिसमें दोनों NO2 ग्रुप कंटेन करते हैं इन द कॉम्प्लेक्स आयन में। These are, ये इस प्रकार है, इनको हम लोग फिगर बना के दिखाते हैं। तो बच्चों पहले ये बताओ, ये आपको समझ में आया? ये कहता है साइंटिस्ट थे जो थे केमिस्ट थे जॉर्जेनसन, इन्होंने डिस्कवर किया और अपने इन्होंने स्टडी में बताया कि एक कंपाउंड हम टेकअप करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में कोबाल्ट NH3 का होल 5 NO2 और बाहर Cl2 है। दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, ये दिस इज आयोनाइजेबल, दिस इज नॉन आयोनाइजेबल। ये हम लोग पढ़े थे इसके बारे में बर्नर थ्योरी में। जो बच्चे बर्नर थ्योरी ना पढ़े हों वो लोग लेक्चर सेकंड को देखें, बर्नर थ्योरी तैयार हो जाएगी, या फर्स्ट को। इसके आगे जॉर्जेनसन ने बताया कि ही प्रिपेयर टू डिफरेंट पेंटामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये दो तरीके से कंपाउंड बना सकता है, एक बार NO2 से, एक बार ONO से। यहाँ अगर NO2 है नाइट्राइट ON होगा, और अगर यहाँ पे बेटा यहाँ पे अगर NO2 के स्थान पे ONO हो जाए तो ये बना देगा नाइट्राइटो O। तो इस प्रकार से मोड ऑफ अटैचमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। आप पहले इतना वीडियो को बहुत अच्छे से पॉज करें, नोट करें, इसके बाद हम एग्जाम्पल नोट करते हैं बोर्ड पे। जल्दी से पॉज करें, नोट करें। ओके बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप देखिएगा। थोड़ा सा जल्दी से वीडियो को आप देखते रहिए और जहाँ भी दिक्कत हो बताते रहिए। आप देख रहे हैं कि जो अभी मैंने एक कंपाउंड लिया था, आप देखिएगा, मैं सपोज करिए मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी लिया था। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में CO है, NO2 है, NH3 का होल 5 है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2 है। या आप यहाँ देखिए, अच्छा दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखिए, जल्दी देखिए बच्चों। ये देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट सेम है। देखिए CO, वहाँ भी CO, फिर ONO मतलब NO2 है तो वहाँ भी देखो ये NO2 है, फिर NH3 है का होल 5, वहाँ भी देखो NH3 का होल 5, बाहर Cl2, वहाँ भी देखो बाहर Cl2। कहने का सेंस बेटा दो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले एग्जैक्ट सेम हैं, लेकिन मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है। देखिएगा NH3 5 टाइम्स कोबाल्ट से सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी NH3 5 टाइम्स सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पर NO2 में O जो है वो कोबाल्ट से सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर बेटा NO2 में N सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। चलिए एक काम करिएगा, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है देखिएगा, जब कभी भी आइसोमेरिज्म के केस में आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे
तो ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको शो नहीं करना है, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है। ये हमने कहाँ पढ़ा है भाई बेटा? ये हमने पढ़ा है बर्नर थ्योरी में। किसमें पढ़ा है? बर्नर थ्योरी में। साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर ने हमें बताया था कि जो प्राइमरी लिगेंड होते हैं, प्राइमरी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जो अंदर के लिगेंड है, स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड के लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं। और जो हैलोजन होते हैं, जैसे सपोज करिए ये हैलोजन है या कोई भी हो, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो केवल आयनिक बनाएगा। लेकिन सपोज करिए हैलोजन अंदर में भी आ गया तो वह हैलोजन जो अंदर का है, बाहर का नहीं, बाहर का केवल आयनिक बनाएगा। लेकिन सपोज करिए हैलोजन अंदर में भी आ गया, क्लोरीन अंदर में भी आ गया, तो अंदर का क्लोरीन दो बॉन्ड बनाता है, एक तो कोऑर्डिनेट और एक साथ में आयनिक। समझ में आ गया होगा? तो कहने का सेंस, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्राइमरी वैलेंसी को शो नहीं करेंगे, और जब प्राइमरी वैलेंसी यहाँ से हट जाएगा तो देखिएगा Cl2 से बैलेंस है, लेकिन Cl2 हटा तो देखो ये न्यूट्रल लिगेंड, इसकी वैलेंसी 0, NO2 की वैलेंसी -1, NO2 वैलेंसी क्या है बेटा? -1, और कोबाल्ट की वैलेंसी +3 है, तो +3 से एक माइनस केवल देखो, सपोज करो, देखिएगा NO2 वैलेंसी केवल +1 होती है, इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी 0। तो सपोज करिए यदि Cl नहीं है, सपोज करिए यहाँ पे Cl हट गया है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्राइमरी वैलेंसी शो नहीं करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी नहीं शो करेंगे तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो हम कैसे जो है, जो हमारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लगाते हैं, ऊपर जैसे 2+ है, 2+ है, ये चार्ज आता कहाँ से, वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं बच्चे सोचेंगे सर कंपाउंड में चार्ज तो नहीं है, लेकिन यहाँ आप चार्ज लगा दिए हो। तो ये समझिएगा, समझने की बात बस इतनी है बेटा कि कोबाल्ट की वैलेंसी +3 है, NO2 वैलेंसी जो है सॉरी -1 है, +1 मैंने लिख दिया था, सॉरी -1 है, और ये न्यूट्रल लिगेंड, इसकी वैलेंसी 0 है, और ये बाहर का Cl2 है। लेकिन ये तो लिखा, ये जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो शो नहीं करना, इसका मतलब इसकी वैलेंसी रखना नहीं तो इससे कोई मतलब है, हमें अंदर वाले से मतलब है। तो अंदर में क्या क्या बैलेंस हो रहा? अंदर में 1 माइनस ये 3+ में से 1+ से बैलेंस है, लेकिन यहाँ 2+ बचा रह जाता है, तो जो 2+ बचा रह जाता है उसी 2+ को हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एकदम अपर साइड पे लगा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो बेटा, अब मैं पहला स्ट्रक्चर पहले देखूंगा। देखिएगा कोबाल्ट है, कोबाल्ट मैंने नोट किया सेंट्रल मेटल एटम है, इससे NO2, इससे देखो ONO अटैच हो रहा है, NO2 में से O अटैच होगा, तो NO2 को ONO के फॉर्म में लिखा गया है, और जब NO2 ONO के फॉर्म में हो तो इसे पढ़ेंगे नाइट्राइटो O, और जब NO2 में N पहले हो तो पढ़ते हैं नाइट्राइटो N। मैं कई बार बताया हूँ। तो बेटा कोबाल्ट लिखो, इसके बाद ONO में से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाएगा, तो देखो ONO में से ऑक्सीजन देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया CO के साथ। अब 5NH3 है तो 1 2 3 4 5 NH3 कोऑर्डिनेट लग गया। तो देखिएगा, और देखिए Cl2 हट जाएगा तो फिर मैं वैलेंसी बताया था कैसे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर +2 बचा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ वैलेंसी +3 है, इसकी वैलेंसी -1 है, और ये 0 है, और ये तो लिखा नहीं जाएगा जब ये नोट नहीं किया जाएगा, जिससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब बेटा ये इसके अंदर से मतलब है, इसकी 0, इसकी -1, इसकी +3, तो माइनस यहाँ -1 है, यहाँ +3 है, तो +3 में से -1 बैलेंस करोगे तो यहाँ +2 बचा रह जाएगा। जो +2 बचा रह जाता है उसी +2 को हम स्फीयर के ऊपर लगा देते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम देखना बहुत जरूरी है। इसका IUPAC नेम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। IUPAC नेम का रूल है, सबसे पहले अंदर के लिगेंड जो है, बाहर अगर कोई मेटल नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई मेटल नहीं है, तो अंदर के लिगेंड से शुरू करेंगे, और अंदर के जो लिगेंड शुरू करेंगे उन लिगेंड में हम अल्फाबेटिकल नेम के अकॉर्डिंग नोट करेंगे। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर मैं इसका IUPAC नेम नोट कर रहा हूँ। तो देखिए, देखो इसका नाम अमाइन है, इसका नाम नाइट्राइटो O है, तो कौन पहले आएगा? अमाइन आएगा। कितना अमाइन है भाई? तो हो जाएगा पेंटा अमाइन, इसके बाद इसका नाम, इसका होगा नाइट्राइटो O, पेंटा अमाइन नाइट्राइटो O। इसके बाद हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, थर्ड, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो कोबाल्ट थर्ड। अब क्लोराइड,
तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर +2 का चार्ज है तो आपने कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखा। बेटा +2 का चार्ज होगा तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, मेटल का सिंपल नेम लिखा जाएगा। नेम चेंज कब होता है? दो कंडीशन में, या तो बाहर कोई मेटल दिया हो तब कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाता, या तो स्फेयर, पूरे स्फेयर के ऊपर माइनस का चार्ज लगा होता तब कोबाल्ट का कोबाल्टेट होता। प्लस लगने से नेम चेंज नहीं होता है, माइनस या बाहर कोई मेटल। तो ये हो गया। अच्छा दूसरे का भी हम बनाएंगे, इसका नेम मैं ऐसे बता दे रहा हूँ बेटा, हो जाएगा पेंटा अमाइन नाइट्राइटो, यहाँ पे यन पहले है ना, होगा नाइट्राइटो यन, तो नाम होगा बेटा पेंटा अमाइन नाइट्राइटो यन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। देखिए नेम में चेंजिंग हो रही है, यहाँ नाइट्राइटो ओ आ रहा, वहाँ नाइट्राइटो यन आ रहा, तो नेम में चेंजिंग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा, यहाँ से N से कोऑर्डिनेट लगा, क्योंकि N पहले है, यहाँ O पहले था इसलिए O से कोऑर्डिनेट लगा। अब इसमें बेटा N पहले है इसलिए N से कोऑर्डिनेट लगा। तो मोड ऑफ अटैचमेंट यही होता है, मोड ऑफ अटैचमेंट। मोड ऑफ अटैचमेंट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज, मोड ऑफ अटैचमेंट, ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है, ये चीज बहुत ध्यान देना है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा, और इनका कलर भी चेंज हो जाता है, मोड ऑफ अटैचमेंट से इनका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे देखो बेटा, जिसमें नाइट्राइटो O लगा है उसका कलर रेड होता है, उसका रेड कलर होगा, लेकिन मोड ऑफ अटैचमेंट में N लग गया तो कलर येलो हो गया। तो इस हिसाब से होता है लिंकेज आइसोमेरिज। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और ये मत नोट करिएगा जो मैंने ये कर दिया, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, नहीं तो समझाने के लिए मैंने कवर कर दिया उसको, नहीं तो आप कुछ और कर दोगे। आप लोग करने में बहुत तेज हो, इसलिए ध्यान दो, थोड़ा सा मज़ा मत लेना भैया, सही से काम करना, सही से पढ़ाई करो, और मज़ा वज़ा बहुत कम लो। ज़िंदगी में मज़ा वज़ा बहुत कुछ है, लेकिन कुछ करने लायक कुछ है नहीं ना, करिएगा, आराम से रहिए, बढ़िया पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, ये ध्यान दीजिए ये चीज़। इतना आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, और सभी बच्चे घर पे सुरक्षित रहें, जल्दी जल्दी नोट करें, हम आगे बताते हैं आपको, जल्दी नोट करें। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग अब जो, जैसे कि हमने पहला लिंकेज आइसोमेरिज पढ़ लिया, मैंने उसको इरेज कर दिया, अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सेकंड नंबर पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। तो देख लीजिए, हेडिंग लिखिएगा, सेकंड नंबर पे हेडिंग नोट करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज? तो सेकंड नंबर पे हेडिंग नोट करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? जल्दी से देखिएगा, दिया है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम the interchange of ligand between cationic and anionic entities of different metal ion present in a complex. I repeat again about coordination isomerism. This type of isomerism arises from the interchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ion present in the complex. Let us take an example. कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक, ये एक का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए देखिएगा, हमारे पास दो टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक देखिए पहला दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट शुरू है, COCN का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो कहने का सेंस बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक ही कंपाउंड है, आप कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना सर दो यहाँ ब्रैकेट खत्म हो गया तो अगला ब्रैकेट आ गया दूसरा कंपाउंड, नहीं, यहाँ से यहाँ तक एक ही कंपाउंड है ये। अच्छा, इसी में अगला दिया है फिर NH3 का होल 6 है। अब देखिए क्या होता है कोऑर्डिनेशन, देखो बेटा दोनों में आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है, दोनों में हमें केवल पोजीशन ऑफ मेटल आयन, पोजीशन ऑफ मेटल का चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो NH3 है, यहाँ भी NH3, यहाँ CN है, यहाँ भी CN, NH3 का होल 6, NH3 का होल 6, CN का होल 6, CN का होल 6। क्या चेंज हो रहा है यार? देखो चेंज क्या हो रहा है, चेंज बस इतना होता है कि क्रोमियम आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है कोबाल्ट के प्लेस पे, और कोबाल्ट आ जाता है क्रोमियम के प्लेस पे। देखो यही चेंज हुआ है, इंटरचेंज क्या हो रहा है ये ध्यान देना है बेटा। इसमें इंटरचेंज बस इतना हो रहा है कि क्रोमियम कोबाल्ट के प्लेस पे आ जाए और ये कोबाल्ट क्रोमियम के प्लेस पे आ जाए, तो नया जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, क्रोमियम के स्थान पे कोबाल्ट और कोबाल्ट के स्थान पे क्रोमियम।
तो इस प्रकार का जो इंटरचेंज होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और दूसरा एग्जांपल हम एक और दिखाते हैं आपको। एक है बेटा CuNH3 का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इन सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट PtCl4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा ये एक ही कंपाउंड है, ये मत सोचना सर ये अलग अलग है, एक ही है। ऐसे भी कोऑर्डिनेशन होते हैं जहाँ ऐसे कोऑर्डिनेशन दिखेंगे उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन उसे बोलेंगे कि जो वो कंपाउंड भी कोऑर्डिनेशन है लेकिन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वर्क करता है। तो बेटा देखो लिगेंड, में देखो लिगेंड NH3 Cl4 लेकिन इंटरचेंज हो जाता है मेटल का। देखो ये कॉपर चला जाएगा प्लेटिनम के पास और प्लेटिनम आ जाएगा कॉपर के पास। तो ये इंटरचेंज होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा कुछ ऐसा आएगा। देखिए प्लेटिनम आ गया कॉपर के पास तो आ गया NH3 का होल 4। अब देखो कॉपर चला गया प्लेटिनम के पास तो कॉपर चला गया प्लेटिनम के पास, देखो कॉपर प्लेटिनम के पास आ गया। प्लेटिनम कॉपर के पास, देखो प्लेटिनम यहाँ से मूव करके कॉपर के पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और कॉपर मूव करके प्लेटिनम के पोजीशन पे चला गया। तो इस टाइप का जो आपको इंटरचेंज दिखता है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बच्चों समझ में आया तो यार एक कमेंट कर दिया करो जिससे हमें पता चले कि आपको आ रहा है। ओके, तो वीडियो को आप अच्छे से पॉज करें, नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे। जल्दी से पॉज करके नोट करें। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने 2 आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। कौन कौन देखिएगा, हम लोगों ने एक पहला पढ़ लिया आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हम लोग अब तीसरे आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने चल रहे हैं। थर्ड नंबर पे है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आप बताएंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आर दोज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आप बता सकते हैं दोज कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टू दियर बट विच आर डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ आयंस। आयन के फॉर्म में थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे। डिफरेंट का मतलब उनको आयनिक फॉर्म में आप कर सकते हो, ये बात है। तो जैसे आप कह सकते हो, हेडिंग पहले नोट करिएगा बेटा। सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसमें आप बताएंगे द कंपाउंड्स विच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला विच हैव सेम, यहाँ सेम लिख लीजिएगा, थोड़ा मैं सही कर दूं भाई, रुक जाओ। विच हैव सेम, ये देखिएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे एकदम गाना की तरह गायक बताओ यार। द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, फिर से आप देखिए, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, फिर से देखिए, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो थोड़ा इसको हमें और अच्छे तरीके से अभी नोट करना है। मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, वैसे अभी थोड़ा सा नीचे और नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल इसी में और है, CO है, यहाँ पे SO4 है, NH3 का होल 5 है, और ये भी यार बाहर चला गया, ठीक है, कुछ ऐसे। और इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो कुछ ये ऐसे ब्रेक होगा, CO SO4 NH3 का होल 5, तो +1 बैलेंस की होगी, प्लस SO4 2-। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपल है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है तो आप क्या बताएंगे? द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टू दियर आयंस इन सॉल्यूशन। कितना बढ़िया बात है। कहता है, देखो नाम से समझ लिया करो यार, नाम ही इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। आयोनाइजेशन का मतलब डिफरेंट इन आयंस, डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में आयन डिफरेंट दिखने चाहिए, तभी तो डिफरेंट होगा। तो आप क्या बताएंगे? इन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप बताएंगे द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टू दियर आयंस इन सॉल्यूशंस, then this type of isomerism are called ionization isomerism।
So I repeat again about ionization isomerism. The compounds which have same molecular formula but gives different ions in solution are called ionization isomerism. For example, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये और एक एग्जाम्पल ये, दोनों डिफरेंट। भाई देखिए CO सेंट्रल मेटल एटम, ब्रोमीन लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी और ये दोनों सेकेंडरी वैलेंसी। ब्रोमीन और NH3 सेकेंडरी वैलेंसी के लिगेंड है, सल्फेट प्राइमरी वैलेंसी का लिगेंड है, दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। तो बेटा जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो ध्यान दीजिए सल्फेट अलग हो जाएगा। तो देखो सल्फेट अलग हुआ, सल्फेट पे 2- का चार्ज। और एक चीज और है बेटा, टोटल हम चार्ज ही देख लेते हैं पहले। कोबाल्ट पे +3 का चार्ज, ब्रोमीन पे -1 का चार्ज, ये न्यूट्रल लिगेंड, इसकी वैलेंसी -2। तो टोटल प्लस माइनस देखिए, -2 -1 -3 और +3, -3 और +3 मिलके बैलेंस था ये। लेकिन का मतलब जब 2 माइनस निकल जाएगा तो देखिएगा 3+ से केवल एक माइनस बैलेंस हो पाएगा, 2+ बचा रह जाएगा जो स्क्वायर, जो क्वांडेशन स्फीयर के ऊपर लग जाता है। तो समझने की बात है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक कुछ इस तरीके से होता है। देखिए COBr NH3 का होल 5 स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +2, ठीक है, ये पूरे स्फीयर का चार्ज है, प्लस SO4 तो माइनस, और ये SO4 जब इसमें जुड़ जाता है -2 +2 बैलेंस, चार्ज कैंसिल। तो इसी को जब हम इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं, आयन को अलग करते हैं सोल्यूशन में, इसे कहते हैं मोड ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मोड ऑफ आयोनाइजेशन। और ये हमें सल्फेट का टेस्ट बता देता है। किसका टेस्ट देता है? सल्फेट का। फिर से देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये था, मैंने इसको ब्रेक किया इन सोल्यूशन में तो सल्फेट आयन अलग हुआ और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कंपोनेंट अलग हुआ। और इसी प्रकार के आयन के फॉर्म में जो ये चेंज हो जाता है, ये कंपाउंड जो आयन के फॉर्म में इस तरीके से चेंज हो जाता है, इसी को कहते हैं बेटा मोड ऑफ आयोनाइजेशन। और ये हमें सल्फेट का टेस्ट दे देता है। किसका टेस्ट बताता है? सल्फेट का। और इसका कलर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा देखिए, इसका नेम क्या है? इसका नेम हो जाएगा IPAC के अकॉर्डिंग। देखो ब्रोमीन, ये दोनों में से सब बाहर तो कोई मेटल है नहीं, तो बाहर वाला लिखते, बाहर मेटल नहीं है तो हम अंदर में आएंगे, अंदर में सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, वो भी सेकेंडरी वैलेंसी के लिगेंड। तो हमारे पास 2 लिगेंड है, तो हम किसका नेम पहले लिखेंगे? अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग दोनों में से एमीन पहले आएगा तो होगा पेंटा अमाइन, और ये ब्रोमीन का ब्रोमाइडो हो जाएगा, पेंटा अमाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट की वैलेंसी +3 है, कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट, ये नाम हुआ, ये मैंने नोट भी किया, पेंटा अमाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। और इसका कलर होता है रेड वायलेट कलर में, ठीक है। चलिए ये तो आया। अब इसी का डिफरेंट हम दिखाते हैं, कैसे आयन में डिफरेंट होगा। इसी का एग्जांपल हम यहाँ कर देते हैं, केवल आयन चेंज कर लेंगे। कैसे आयन चेंज करेंगे? सल्फेट आयन को अंदर कर देते हैं और ब्रोमीन आयन को बाहर कर देते हैं। लो भैया देखो मैंने किया, देखो कोबाल्ट है, सल्फेट को अंदर कर दिया, NH3 अंदर में है ही, ब्रोमीन को मैंने बाहर कर दिया। अगर हम इसको हम ब्रेक करते हैं, देखिए दोनों का, इन दोनों में अंतर देखिए भाई, स्टार इसमें लगा है, दोनों में अंतर देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जो फार्मूला इसका वही फार्मूला इसका, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है? आयन का, जो इसमें आयंस हैं उनका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सल्फेट प्राइमरी वैलेंसी है, यहाँ पे सल्फेट सेकेंडरी वैलेंसी है, यहाँ ब्रोमीन सेकेंडरी वैलेंसी है, यहाँ ब्रोमीन प्राइमरी वैलेंसी है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट सेम है। तो बच्चों इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा, ब्रोमीन पे माइनस हो जाएगा, यहाँ मैं गलत कर दिया, देखो यहाँ पे ब्रोमीन पे माइनस, ये ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ब्रोमीन पे माइनस होगा। और यहाँ पे देखिए कोबाल्ट की वैलेंसी +3 है, सल्फेट की वैलेंसी -2, इसका 0 है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, -2 से +3 में से बैलेंस करोगे, +2 बैलेंस होगा, 1 प्लस बचेगा जो स्फीयर के ऊपर चला जाएगा, और ब्रोमीन माइनस। तो देखिए दोनों में मोड ऑफ आयन, इसमें ये ब्रोमीन का टेस्ट दे रहा है, तो दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनमें जो सोल्यूशन में आयंस हैं वो डिफरेंट है। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को बच्चों हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप ऐसे 2 एग्जांपल लीजिए, उनको मोड ऑफ आयन के फॉर्म में ब्रेक कराइए, और देखिए कलर भी इनका चेंज हो जाता है। इसका कलर रेड होता है, लेकिन इसका होगा रेड वायलेट कलर, लेकिन इसका केवल रेड कलर होता है, रेड कलर। ठीक है, आपको ध्यान देना है।
तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाले पे, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, हम चलते हैं फिर आगे, जल्दी नोट करें। ओके बच्चों, तो जैसे कि मैं आपको बताया यार कि कई चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे कि आइसोमेरिज्म में मैंने आपको खूब बढ़िया से, मैं आइसोमेरिज्म से ख़त्म होने वाला है और ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म का। तो बच्चों इस वीडियो में आइसोमेरिज्म ख़त्म हो जाएगा और आपसे निवेदन है कि जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है, हो सकता अगर बोर्ड्स कुछ भी पूछ लिया इनसे, ठीक है, तो आप एकदम बता नहीं पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इतना सिंपल वे में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आप देखेंगे याद हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है भाई, पढ़ लो यार चैप्टर का। देखो चैप्टर अगर नहीं है, चैप्टर ही डिलीट कर दिया बोर्ड तब टेंशन नहीं होता, लेकिन चैप्टर का कोई टॉपिक हटा दिया तो वो टॉपिक अगर उसके बारे में कुछ भी पूछ लिया इधर उधर तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ लो बच्चों और इसको कॉपी में नोट करके, ठीक है, जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं वो वीडियो को फ्लैश करें, जो अदर के हैं वो बढ़िया देखते रहें और अपना फीडबैक हमें देते रहें। तो ओके बच्चों, तो आप लोग चलिए अब हम लास्ट आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट नंबर का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट है जिसका नाम है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं बेटा सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट से मतलब ही वाटर से हो जाता है, हाइड्रेट का मतलब ही वाटर, हाइड्रेट का मतलब ही वाटर। तो इसको दो नाम से पेपर में पढ़ा जाएगा, या तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो कुछ चीज़ें हमको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। जैसे देखिएगा दिया है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या है या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है, तो हम लोग देखते हैं सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है। दिया है द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ सॉल्वेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन अबाउट सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। The compounds which have same molecular formula but different in the number of solvent, solvent means water, differ in the number of solvent का मतलब बेटा water, differ in the number of water molecule present as ligand। कुछ समझ में आया? What is solvate or hydrate isomerism? Hydrate या solvate means water। बताएंगे the compounds which have same molecular formula but different arrangement of water molecules in coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगैंड के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को जो डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट किया जाएगा वो कहलाता है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो एट लास्ट आई रिपीट अगेन अबाउट सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नंबर ऑफ सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जल्दी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, देयर आर 3 आइसोमर हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रोमियम Cl3.6H2O। बेटा ये कह रहा है कि हम 3 आइसोमर ले रहे हैं जिनमें 3 आइसोमर में से तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बेटा हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जिसमें वाटर प्रेजेंट है और वाटर बिहेव करता है लाइक एज न्यूट्रल लिगैंड के रूप में। बच्चों कैसे बिहेव करता है? लाइक एज न्यूट्रल लिगैंड के रूप में। तो वाटर हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे पहले समझिए आप। एग्जाम्पल हम लोग जो एक एग्जाम्पल लेंगे उसका हम 3 आइसोमर बनाएंगे, ठीक है। कितने आइसोमर बनाएंगे? 3। हम देखेंगे तीनों आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम होगा लेकिन वाटर का अरेंजमेंट अलग अलग होगा। जैसे बेटा मेन कंपाउंड है क्रोमियम, स्क्वायर ब्रैकेट के इंटर साइड में क्रोमियम, सेंट्रल मेटल एटम ग्रुप में ये लिगैंड, ठीक है। वी कैन राइट दिस कंपाउंड इन 3 फॉर्म। इस कंपाउंड को 3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? पहला फॉर्म है क्रोमियम H2O का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोरीन को बाहर कर दो, Cl3 कर दो। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों में कुछ नहीं डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पोजीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंट है। यहाँ अंदर में है, यहाँ अंदर में है और यहाँ पे Cl बाहर चला गया तो वाटर मॉलिक्यूल का पोजीशन यहाँ पे अभी नहीं, यहाँ Cl थोड़ा डिफरेंट है। हमारा कहने का सेंस क्या है कि देखेंगे ये जो हमारा ये कंपाउंड मेन है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका भी है, लेकिन इसमें इसका कलर है वायलेट कलर। कैसे कलर में शो कर रहा है? वायलेट। अच्छा इसी के नीचे आ जाओ, दूसरे नंबर पे देखो क्रोमियम है, 2 Cl बाहर था, 1 Cl अंदर कर दिया।
जितना Cl अंदर करोगे उतना वाटर बाहर जाएगा। तो मैंने एक Cl अंदर किया तो वाटर एक कम हो जाएगा, H2O का होल 5, बाहर Cl एक अंदर आ गया तो Cl2 बचा है और एक वाटर बाहर चला गया। तो देखिए इन तीनों में 1 2 3 तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा शुरू हो गया। अगले में देखिए क्रोमियम है, एक Cl मैंने और अंदर कर लिया, Cl2 हो गया तो एक वाटर और बाहर चला जाएगा तो H2O का होल 4 हो जाएगा। यहाँ एक Cl और अंदर आया तो एक Cl बचा बाहर और एक वाटर और बाहर गया तो वाटर से 2H2O हो गया। तो देखेंगे इन तीनों में, तीनों को ज्यादा केयर करो, 1 2 3 तीनों में देखिए बेटा तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग। यहाँ अंदर में वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ बाहर, यहाँ एक और बाहर। तो इससे क्या समझ में आता है, देखिएगा समझ में मेन बात क्या समझना है, यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं तो वह जो कंपाउंड होगा किसी भी वह कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल का कभी लूज नहीं कर सकता है। फिर से देखिए बच्चों, ये कंपाउंड देख रहे हैं जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सब अंदर में हो तो ऐसे कंपाउंड कभी वाटर मॉलिक्यूल को लूज नहीं करते हैं। इसी को आप लिखेंगे इट डज नॉट लूज वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे कंपाउंड कभी वाटर मॉलिक्यूल को लूज नहीं करेंगे और इनका कलर होगा वायलेट। अगले में मैंने देखा थोड़ा चीज में चेंज दिखा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया तो जितना वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के, ये स्क्वायर ब्रैकेट है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितना वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो ठीक है, जितना बाहर दिखेगा उतना ही वह कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर सकता है। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1 वाटर मॉलिक्यूल है तो इट लूजेस 1 वाटर मॉलिक्यूल। इसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो इट लूजेस 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लूज करा सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो तीनों के फार्मूले से मैं केवल वाटर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट दिख रहा है जिसकी वजह से कलर भी चेंज हो रहा है। इसका कलर वायलेट कलर है, इसका ग्रे ग्रीन कलर है, इसका डार्क ग्रीन कलर है। तो बच्चों इस हिसाब से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। तो आज के दिन आइसोमेरिज्म खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और आइसोमेरिज्म इसमें से खत्म हो गया। थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ कुछ और भी, हाँ अब केवल इस पे क्वेश्चन है, जो लोग क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। बात का मतलब है कि मैं मोस्टली क्वेश्चन क्या मैं कराऊं, मैं वैसे एग्जांपल ही बता दे रहा हूं। आप एनसीईआरटी उठाइए बच्चों, उसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के अगर दिखें तो आप इनको सॉल्व करिए, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। हम नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूंगा, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाऊंगा आपको। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कल में आपको नया वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करें, देखें और जितना से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों को शेयर भी करें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।